हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब भी कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है तो उस जो कंपनी है वो कोई ना कोई प्रिंसिपल फॉलो करती है। बिना किसी प्रिंसिपल को फॉलो किए कोई भी कंपनी अपने स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं करती, क्योंकि प्रिंसिपल अगर किसी भी चीज़ का बेस अच्छा होगा, अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से बेस मान के बेस लेकर फिर अगर स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो रिलायबल होता है। तो इस वजह से जो कंपनी है, जो बिज़नेस है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने स्टेटमेंट्स, अपने जो अकाउंट्स है वो प्रिपेयर करती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशन, और सेकंड है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग पोस्टुलेशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन भी कह देते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन अकाउंटिंग कन्वेंशन से है या अकाउंटिंग कंसेप्ट से है तो वहाँ पर भी उसका मीनिंग प्रिंसिपल ही है। तो फर्स्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब जो अभी हमने बात की थी, जो प्रिंसिपल है वो एक बेस प्रोवाइड करते हैं। किसी भी अगर हम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए ये जो प्रिंसिपल है वो एक बेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकें। किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, अपने स्टेटमेंट को बनाने के लिए ये प्रिंसिपल एक बेस, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, एक आधार तैयार करता है ये प्रिंसिपल, जिसके बेस पे आगे हम अपने स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि अगर हमारा बेस ही अच्छे से नहीं होगा तो उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स बनेगी वो सारी रिलायबल रिजल्ट नहीं देंगे। इस वजह से बेस अच्छा होना चाहिए, हमारे प्रिंसिपल एक्यूरेट होने चाहिए। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट में फर्स्ट कंसेप्ट आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में जो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि जो हमारा बिज़नेस है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा बिज़नेस नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है। मतलब हमारा बिज़नेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ये नियर फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं होगा। हम इस बिज़नेस को लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करेंगे बिज़नेस को। गोइंग मीन्स चलता रहेगा हमारा बिज़नेस। इसी कंसेप्ट को देखते हुए जो बिज़नेस है, जो फर्म है, जब भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी फर्म को मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है तो जो वो फर्म है वो ऐसा मान के चलेगी कि हमारा बिज़नेस लाइफ टाइम तक चलेगा, तो वो अपने मशीनरी के ऊपर लाइफ टाइम तक डेप्रिसिएशन लगाती रहती है। अगर कोई मशीनरी पर वो लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन लगाती रहेगी जब तक कि उस मशीनरी की जो वैल्यू है वो मतलब बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए डेप्रिसिएशन लग कर, तब तक उस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। तो ये डेप्रिसिएशन है, ये हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर ही लगाते हैं। सेकंड प्रिंसिपल आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी मीन्स एक आप फिक्स रहोगे, दैट मीन कंसिस्टेंसी मीन्स फिक्स रहना। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, हमने इस ईयर तो डेप्रिसिएशन लगाया फिक्स रेट से या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, नेक्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं किसी और मेथड से, तो अगर हम अपने मेथड के ऊपर, अपने प्रिंसिपल के ऊपर ही अपनी कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखेंगे तो जो रिज़ल्ट है वो रिलायबल नहीं होंगे। अब इस साल तो हमारा डेप्रिसिएशन 1 लाख की मशीनरी के ऊपर 10,000 लग रहा है, नेक्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन उसी मशीनरी के ऊपर 15,000 लग रहा है, तो इससे हमारे रिज़ल्ट भी रिलायबल नहीं होंगे। और दूसरी बात, हम अपने अगर प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर वो जो रिज़ल्ट है वो भी कंपेयर नहीं कर सकते हम। इस वजह से हमारी जो वो है, जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, मतलब एक्यूरेट होने चाहिए और फिक्स होने चाहिए। जो हम इस साल यूज़ करेंगे वही प्रिंसिपल्स, वही मेथड्स हम नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल मीन्स अगर कोई भी चीज़ एक बार हो गई है तो वो हमें कैश में रिसीव हो ना हो, हम उसको कैश में पे करें ना करें, हम उसको उसी बेस पर रिकॉर्ड कर देंगे।
अक्रूवल मीन्स अक्कर, वो चीज़ हो चुकी है, होते ही हमने रिकॉर्ड कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई रिवेन्यू या एक्सपेंसेस है, अगर हमने कोई गुड्स सेल किया, अब हमने गुड्स सेल कर दिया है, बेशक उस गुड्स पर हमें अभी तक पैसे ना मिले हो, हमें कैश रिसीव ना हुआ हो, फिर भी हम उस सेल्स की एंट्री अपनी बुक्स में कर देंगे। ऐसे ही अगर हम कोई एक्सपेंसेस कर रही है, अगर हमने कोई एक्सपेंसेस कर दिया और हम एक्सपेंसेस करने के बाद हमने एक्सपेंसेस पेमेंट नहीं की, उसको पैसे नहीं दिए उस एक्सपेंसेस के, पर फिर भी हम उस एक्सपेंसेस की एंट्री अपनी बुक्स में कर देंगे। जो यहाँ पर अकाउंटिंग है जो वो अक्रूवल बेस पे चलता है। अक्रूवल मीन्स ओकर, वो चीज़ हो चुकी है, होते ही हमने रिकॉर्ड कर दी। रिवेन्यू हुआ, हमने रिकॉर्ड कर दिया, भले ही हमें वो कैश में रिसीव ना हुआ हो। एक्सपेंसेस हुए, हमने खर्चा किया, हमने वो बुक्स में अपनी रिकॉर्ड कर दिया, हमने उसको बेशक ही कैश में पेमेंट ना की हो, फिर भी हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो जब भी रिवेन्यू हमें रिकॉग्नाइज होगा, जब भी हमें कोई आय प्राप्त होगी, तो हम उसको अर्नड मान के कि हमने कमा ली है, हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, हमें वो कलेक्ट हुई हो या ना हुई हो। ऐसे ही अगर कोई एक्सपेंसेस हमारा अकाउंटिंग पीरियड में हो गया है, तो हम उसको मतलब हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, भले ही हमने उसकी पेमेंट की हो, विच दे आर पेड और नॉट, हमने उसको पेमेंट की हो या ना की हो, हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ये थे हमारे 3 कंसेप्ट जो थे फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट। उसमें फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जिसमें मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलेगा। सेकंड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो हर काम में ज़रूरी है, अगर हम किसी भी चीज़ पर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो हमारे जो रिजल्ट है वो रिलायबल नहीं होंगे। थर्ड है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल मीन्स कि कोई भी चीज़ ओकर हो चुकी है, एक्सपेंसेस हो या रिवेन्यू, अगर वो चीज़ हो चुकी है, एक बार उसकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, तो हम उसको साथ साथ रिकॉर्ड कर देंगे, वेदर इट इज़ पेड और नॉट, और इट इज़ रिसीव्ड और नॉट, मिली हो या ना मिली हो, हमने पेमेंट की हो या ना की हो, फिर भी हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। सेकंड है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये तो हमारे कुछ थे फंडामेंटल जो अब हर बिजनेस यूज़ करता है अपने उसमें स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो बिजनेस यूज़ करता है। फर्स्ट है अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी। यहाँ पर क्या है, जो बिजनेस और ओनर दोनों को अलग अलग एंटिटी माना जाता है। जो ओनर है उसको अलग एंटिटी माना जाएगा, जो बिजनेस है उसको अलग एंटिटी माना जाएगा। जैसे कि अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर भी चाहिए या फिर स्टैंप चाहिए, तो वो स्टैंप है वो ओनर की बजाय उस बिज़नेस के नाम की लगेगी, जो उस बिज़नेस का नेम है। फॉर एग्जांपल ABC कोई कंपनी है, तो जो उस पर स्टैंप लगेगी वो ABC कंपनी की लगेगी, तो हमें पता लग जाएगा कि ये ABC कंपनी द्वारा वेरीफाइड है। तो ऐसे ही बिज़नेस और ओनर को अलग अलग एंटिटी माना गया है, दोनों अलग अलग चीज़ है। जो ओनर है वो सिर्फ बिज़नेस का क्रेडिटर है, बिज़नेस में पैसा लगा रहा है, बिज़नेस में कैपिटल लगा रहा है, और उस कैपिटल के बदले जो बिज़नेस है वो उस ओनर को इंटरेस्ट भी दे रहा है। इसी वजह से जो कैपिटल है ओनर की, वो बिज़नेस की स्टेटमेंट में अगर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर वो बिज़नेस की लायबिलिटी मानी जाती है, ओनर की कैपिटल। हालांकि वो ओनर जो है वो उस बिज़नेस का ही है, बिज़नेस उस ओनर का ही है, फिर भी उस ओनर और बिज़नेस को हम अलग अलग एंटिटी मानते हैं। तो जो ओनर की कैपिटल है वो बिज़नेस में एक लायबिलिटी, एक दायित्व की तरह है। अगर ओनर उसमें से कुछ पैसे निकालता, ड्राइंग्स करता है, तो वो एसेट्स में आएंगे और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। एसेट्स में नहीं आएंगे, वो लायबिलिटीज़ में से लेस हो जाएंगी। और ऐसे ही अगर कोई कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगाता है तो हमारी लायबिलिटीज़ में ऐड हो जाएंगी। तो बिज़नेस और ओनर को अलग अलग एंटिटी माना गया है यहाँ पर, और ओनर को उस लायबिलिटीज़ के लिए इंटरेस्ट भी दिया जाता है। ओनर सिर्फ एक क्रेडिटर की तरह है बिज़नेस के अंदर, और उसका कोई रोल नहीं है, मतलब वो सिर्फ कैपिटल लगा रहा है और प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है अपनी कैपिटल के ऊपर। पर जो नाम चलेगा, जो बिज़नेस चलेगा, बिज़नेस नाम चलेगा, स्टैंप होगी वो बिज़नेस के नाम की होगी, ना कि ओनर के नाम की। सेकंड है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब है कि जो यहाँ पर जो पैसे हैं, ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो मनी फॉर्म में ही रिकॉर्ड होगी। बिना मनी के अगर कोई चीज़ कैश फॉर्म में नहीं है, पैसे के फॉर्म में नहीं है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बोले कि हमने 10 फर्नीचर ख़रीदे या फिर
10 टाइप के फर्नीचर खरीदे, 2 कार खरीदी, 5 मशीनरी खरीदी, 10 कंप्यूटर खरीदे, तो वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएंगे। अगर हम बोले कि हमने 10 कंप्यूटर खरीदे 1,00,000 रुपीज़ के, तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे। मतलब कि कोई भी, ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी आइटम जो भी हम खरीद रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, जब वो मनी फॉर्म में होगी तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम सिर्फ 10 कंप्यूटर लिख के छोड़ते हैं, उसकी कितने रुपीज़ में है उसको पैसे में कन्वर्ट ना करें, तो वो वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी। अब हमारी स्टेटमेंट्स में सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड होगी जो कि मनी फॉर्म में है, पैसे की फॉर्म में है, जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वही रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये बोलता है कि वैसे हम अगर किसी भी बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस निकाल लें तो हम कैसे निकालेंगे। या तो जब बिज़नेस हमने शुरू किया था, फॉर एग्जांपल हमने बिज़नेस शुरू किया था 2000 में, और हम बिज़नेस को अपने एंड कर रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं 2020 में, मतलब 20 ईयर्स में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, ऐसा तो हमें यही पता लग जाएगा कि भाई 20 साल में हमने कितना कमाया, कितना नुकसान किया। पर बीच में भी हमें कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, वी विल कंटिन्यू और नोट, हमें उसको बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी वजह से एक अकाउंटिंग पीरियड सेट किया गया है हर बिज़नेस के लिए। वो पीरियड है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कोई भी जो बिज़नेस है वो अपने स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है, तो वो 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट 31 मार्च तक अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है कि 31 मार्च को हमें एग्जैक्ट क्या हुआ, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं। तो कोई भी बिज़नेस है वो इसी अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करता है। तो अकाउंटिंग पीरियड एक ऐसा पीरियड सेट किया गया है हर बिज़नेस के लिए, ताकि हर बिज़नेस को टाइम टू टाइम हर एवरी ईयर पता चलता रहे कि जो हमारा बिज़नेस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो नॉर्मली 2 ही पीरियड होते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और सेकंड होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो दोनों पीरियड के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो कंपनी है, जो बिज़नेस अपने स्टेटमेंट्स को, अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है एक ये जो पीरियड है 12 मंथ का पीरियड होता है, 12 मंथ पीरियड होता है। अगर हम 1 जन टू 31 मार्च करेंगे तब भी 12 मंथ का पीरियड है, और अगर हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च करें तब भी 12 मंथ का पीरियड है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोज़र कहता है कि हमें जितने भी इंफॉर्मेशंस है वो हमें सारी की सारी डिस्क्लोज़ करनी चाहिए। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल कंटीजेंट लाइबिलिटी है, उसको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रहे। कंटीजेंट लाइबिलिटी लाइक कोई लीगल प्रोसीडिंग है, कोई ऐसा लीगल काम है, या फिर कोई कंटीजेंट एसेट है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको एज अ बैलेंस शीट के फुटनोट शो करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि हम उसको शो ही नहीं करेंगे, हम अपने अकाउंट्स में हर चीज़ को पूरा डिस्क्लोज़ करेंगे। क्योंकि अगर हमें रिलायबल रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें सारी ट्रांजैक्शन को टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो फेयरली रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने कोई 10,000 की चीज़ 15 में रिकॉर्ड कर दी, या फिर 15,000 की चीज़ हमने 5,000 में रिकॉर्ड कर दी, तो हम ऐसे कोई मिस स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। हमेशा फेयर और एक्यूरेट स्टेटमेंट्स ट्रांजैक्शन को ही अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कोई किसी चीज़ के लिए प्लेस नहीं है, फॉर एग्जांपल कंटीजेंट लायबिलिटी एसेट है, वो हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते, पर हम बैलेंस शीट के फुटनोट में शो करते हैं, तो ये बैलेंस शीट के फुटनोट में शो होती है, पर डिस्क्लोज हर चीज़ होती है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर से ही रिलेट करता है। इसके अंदर ये है कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी पर्पस के लिए ज़रूरी नहीं होती। जैसे कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इन्वेस्टर के पर्पस से नेसेसरी है, और अगर हम उसके बिज़नेस के पर्पस से देखेंगे तो वो इतनी ज़रूरी नहीं है रिकॉर्ड करनी, तो हम वहाँ पर वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो जहाँ पर
ज़रूरी है, जो जहाँ पर नेसेसरी है वही रिकॉर्ड की जाएंगी। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब इररेलेवेंट को इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मेटेरियलिटी यही बोलता है कि हम हमेशा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे, जो बिजनेस के पर्पज से भी सही है और इन्वेस्टर के पर्पज से भी सही है। और अदर कोई भी अगर इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेटेरियलिटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, अब हर बिजनेस है वो हमेशा सेफ साइड पर ही चलना चाहता है, वो चाहता है कि हमेशा हमारी सेफ साइड रहे। अब जैसे कि कोई हमने डेटर्स हैं, अब डेटर्स कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जिसका हमें आइडिया होता है कि ये पैसे नहीं देंगे, तो वो हमारे बैड डेट्स हो गए। हम उन बैड डेट्स के लिए पहले से ही प्रोविज़न क्रिएट करके चलते हैं कि अगर इन फ्यूचर अगर पैसे हमारे नहीं आते हैं तो हम उस प्रोविज़न से एक बार अपना जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू कर सकें। मतलब ऐसा ना हो कि कोई अच्छी खासी अमाउंट थी वो हमारे पास नहीं आई और हमारे बिज़नेस को काफ़ी जो हमारे मतलब जो हमारा काम चल रहा है बिज़नेस का वो रुक गया। तो इस वजह से हम उसके लिए पहले प्रोविज़न क्रिएट करके चलते हैं। तो यहाँ पर जो बिज़नेस है वो हमेशा अपनी सेफ साइड लेकर चलता है। जैसे अब बिज़नेस ने अपने प्रोविज़न बना लिए, बैड डेट्स का बना लिया, या कोई बिज़नेस है वो अपना कोई रिज़र्व क्रिएट करके चल रहा है ताकि भविष्य में अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस रिज़र्व से, उस प्रोविज़न से पैसा निकाल के अपने बिज़नेस को कंटिन्यू कर पाए। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट है कॉस्ट प्रिंसिपल। इसको हम कॉस्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं और इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। यहाँ पर कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब है कि हम जो भी एसेट है, जो भी लायबिलिटी, कुछ भी हम अगर परचेज सेल कर रहे हैं तो हम उसको कॉस्ट पर ही करेंगे। जैसे कि हमने कोई फर्नीचर ख़रीदा, वो फर्नीचर था 10,000 का, उस 10,000 के फर्नीचर को हमारी फैक्ट्री तक आने में, हमारे बिज़नेस तक आने में 3,000 और खर्च हो गए, इंस्टॉलेशन में हो गया, फिर कुछ भी लगा लो, तो वो 13,000 टोटल हमारी उसकी उस पर खर्चा हो गया। तो हम उसकी कॉस्ट को 10,000 ना रिकॉर्ड करके 13,000 रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारी उसकी एक्यूरेट कॉस्ट कितनी है 13,000। तो हम इसलिए किसी भी अगर एसेट को, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पर। और कॉस्ट भी वो कॉस्ट जिसमें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्लस उसका रिपेयर, मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, जो भी चार्जेस है वो सब कुछ ऐड होकर ही जो एक्यूरेट कॉस्ट, जो फाइनल कॉस्ट बनती है उस फर्नीचर की, उसी को रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी भी चीज़ की कोई कॉस्ट नहीं होगी तो वो उस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। फिक्स्ड एसेट को हम हमेशा कॉस्ट ऑफ परचेज पर ही रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है कि हम अपने रिवेन्यू को और अपनी एक्सपेंसेस को, दोनों को मैच करके चलते हैं ताकि हम अपने प्रॉफिट का और लॉस का सही पता लगा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई 10 बुक्स खरीदी, वो 10 बुक्स 1000 रुपीज़ की थी, ये हमने परचेज़ किया था और हमने फिर सेल कर दी, 5 बुक्स को सेल कर दिया 600 रुपीज़ में। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ सिर्फ अगर हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल ना हो, तो अगर हम सिर्फ परचेज सेल बिना देखें तो हम कहेंगे कि 1000 रुपये की चीज़ थी 600 में बेच दी, मतलब 400 के 400 रुपये का नुकसान हो गया, लॉस में चले गए हम। पर अगर हम मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि फर्स्ट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज, सबसे पहले चेक करो कि आपका रिवेन्यू कैसे हुआ है। तो हमारा रिवेन्यू 5 बुक्स को सेल करके 600 रुपीज़ पर हुआ है। अब हम चेक करेंगे कि उस 5 बुक्स की कॉस्ट कितनी थी। अगर हम 5 बुक्स की कॉस्ट देखें तो 5 बुक्स की कॉस्ट थी 500 रुपीज़, तो इसके अकॉर्डिंग हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो मैचिंग प्रिंसिपल यही बोलता है, फर्स्ट रिकॉग्नाइज रिवेन्यू, सबसे पहले रिवेन्यू को देखो कि रिवेन्यू कितना हुआ है 600 रुपीज़, देन रिकॉग्नाइज
अब एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट, उसके बाद हम देखेंगे कि जितनी आइटम्स पर हमें रिवेन्यू हुआ है उतनी आइटम्स की कॉस्ट कितनी है। तो उतनी आइटम्स की कॉस्ट है 500 रुपीज़। इससे हमें पता लग पाएगा, मैचिंग प्रिंसिपल से ही हम एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस जान सकते हैं। अदरवाइज़ हम एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस नहीं जान सकते। कि अगर हम इस मैचिंग प्रिंसिपल ना होता तो हम बोलते हैं कि सिर्फ हमें 400 रुपये का लॉस हो गया, 400 हमें लॉस हो गया। पर मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से हम जान सके कि हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है फर्स्ट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज देन रिकॉग्नाइज इट्स कॉस्ट, क्यों पहले उसकी रिवेन्यू के बाद उतनी आइटम्स की कॉस्ट कितनी है। तो ये था हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट है डुअल एसेप्ट प्रिंसिपल। आगे हम जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट करेंगे या फिर पूरा अकाउंट हम कह सकते हैं कि डुअल एसेप्ट प्रिंसिपल पर ही बेस है। डुअल मीन्स दो, कि कोई भी जो है कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो कोई भी दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बुक्स का एग्जांपल हो, हमने कोई बुक्स परचेज़ की तो बुक्स के दो एक्सेप्ट हो गए, दो तरफ इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। एक तो होगी कि कैश गया और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या होगी कि हमारे पास बुक्स आई। अगर हम बुक्स परचेज़ करें दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी कि बुक्स आ गई हमारे पास और हमारे पास कैश चला गया। तो यहाँ पर दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, दो तरफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, बुक्स अकाउंट उसमें भी, बुक्स में भी मतलब कि परचेज़ में भी कि बुक्स परचेज़ की, और कैश में भी कि कैश गया। तो कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो हमेशा दो अकाउंट्स को इफ़ेक्ट करती है। इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो दो अकाउंट्स को इफ़ेक्ट करती है। इसी वजह से बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती हैं। इसी प्रिंसिपल की वजह से बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती हैं। अब एक वो इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर हम कहें कि कोई कपिल है, वो अपना बिज़नेस शुरू कर रहा है, 30 लाख का उसने अपने कैश लिया और 8 लाख का लोन लिया, 38 लाख से उसने 38 लाख से उसने अपना बिज़नेस को शुरू किया। अब यहाँ पर दोनों, हमने कहा था कि दोनों साइड है बैलेंस शीट की वो इक्वल होती है बिकॉज ऑफ डुअल एसेप्ट प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल की वजह से जो है वो दोनों साइड इक्वल होती हैं। अब लाइबिलिटीज़ थी क्योंकि उस कपिल ने 8 लाख का लोन लिया है और 30 लाख की उसकी खुद की कैपिटल है। तो टोटल कैश कितना आ गया, कैश हम किस तरफ शो करते हैं, एसेट साइड। तो टोटल कैश कितना हो गया, 38 लाख। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो कोई भी कैपिटल है वो दो तरफ रिकॉर्ड होती है। वो लाइबिलिटी साइड को भी इफेक्ट करेगी, साथ साथ वो एसेट साइड को भी इफेक्ट करेगी। जैसे यहाँ पर वो बुक्स को भी इफेक्ट करे, साथ साथ वो कैश को भी इफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम, या इसको हम डुअल एसेप्ट प्रिंसिपल कह सकते हैं। इसी प्रिंसिपल की वजह से जो बैलेंस शीट है उसकी दोनों साइड इक्वल होती हैं, दोनों साइड को बराबर लेके चलता है डुअल एसेप्ट प्रिंसिपल। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें दो प्रिंसिपल होते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो बोलता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, और अगर हम जिस कंसेप्ट को एक बार यूज़ करें, जिस प्रिंसिपल को हम यूज़ कर रहे हैं, वही प्रिंसिपल वही मेथड को हम नियर फ्यूचर भी यूज़ करेंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। और थर्ड वन इस बोलता है कि कोई भी आइटम है, अगर वो एक्सपेंसेस है उस पर हो चुके हैं, हमने बेशक वो पे किए हो ना किए हो, फिर भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि जो बिज़नेस है और ओनर है दोनों अलग अलग एंटिटी है। स्टैंप बिज़नेस के नाम की होती है, ना कि ओनर के नाम की। सेकंड है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि जो पैसे वो जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो मनी के फॉर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो 12 मंथ्स का होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जिसमें मान के चलते हैं हम कि जो भी स्टेटमेंट है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, जिसमें बोलती है मटेरियलिटी बोलती है, ये प्रिंसिपल कहता है कि हम किसी भी इस एलिमेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस के पर्पज़ से भी सही है और साथ साथ वो इन्वेस्टर के पर्पज़ से भी सही है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पर बिजनेस अपनी सेफ साइड लेकर चलता है कि अगर नियर फ्यूचर कोई बैड डेट्स है या फिर कोई भी ऐसी लाइबिलिटीज़ अकर होने वाली है, उससे पहले ही वो अपने प्रोविजंस और रिजर्व क्रिएट करके चलता है, ताकि नियर फ्यूचर वो वहाँ से फंड अपना पैसा, रिजर्व से अपना पैसा लेकर अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाए। नेक्स्ट है कॉस्ट प्रिंसिपल, जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पर। जितने भी एसेट्स होती हैं फिक्स्ड एसेट, उनको हम कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। यहाँ पर मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि सबसे पहले अपने रिवेन्यू को देखो, रिवेन्यू कितनी हुई है, और उसके बाद उस रिवेन्यू की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, उतनी उस रिवेन्यू की जितनी आइटम उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, फिर अपने प्रॉफिट और लॉस को देखो कि हमें एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। और नेक्स्ट है डुअल एसेट पे प्रिंसिपल। डुअल एसेट पे प्रिंसिपल बोलता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। जैसे यहाँ पर कपिल ने 38 लाख की कैपिटल से बिजनेस अपना शुरू किया था, तो वहाँ पर वो 8 लाख की लाइबिलिटीज़, मतलब 8 लाख का लोन ले रहा है, 30 लाख की उसकी कैपिटल खुद की है। तो यहाँ पर दोनों एसेट्स, दोनों अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं और इससे बैलेंस शीट का जो है वो मैच है वो बराबर हो रहा है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल।